अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या आप लोगों ने कभी मरण क्रिया के बारे में सुना है? आई गेस आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे। हालांकि मैं भी ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि इस तरीके का गंदा इल्म भी होता है। अब मैं इसे गंदा इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ करने से कोई इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है या उसकी जान जा सकती है तो वो अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मरण क्रिया एक बहुत ही गंदा इल्म है, जहाँ पर इंसान को इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज्यादा उसको बेबस कर देते हैं, जो चीज रियल में होती भी नहीं है वो भी उस इंसान को फील होता है, यानी कि वो हेलुसिनेट करने लगता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मरण क्रिया में किसी इंसान की जान तक चले जाती है। अब मैं ये सारी चीज़ों के बारे में इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि जो हमारा किस्सा है उसमें इसी क्रिया का इस्तेमाल किया गया था एक लड़के के ऊपर, जो कुछ नेकी करने जा रहा था, लेकिन बदले में उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद आप लोग सुनकर दंग रह जाओगे, या हो सकता है कि शायद अच्छाई पर से आपका विश्वास हट जाए। अब वो क्या है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले, और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। ये किस्सा हमारे साथ शहर के सुधांशु ने, जो कि यूपी के किसी गांव में रहते हैं, और उनके दोस्त कार्तिक के साथ ही ये सारी कुछ चीजें हुई थी। तो थैंक यू सो मच सुधांशु फॉर शेयरिंग दिस रियल इंसिडेंट विद अस। यार आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि इस तरीके की चीजें ना यार मैं हैरान हो जाता हूँ यार, मैं आप लोगों से कैसे, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कभी कभी कुछ चीजें एक्सप्रेस करने के लिए। ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से कुछ साल पहले, ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है। जब वाराणसी में कार्तिक नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी एज 30 से 32 साल थी उस टाइम पे। वहीं पर उसकी एक साड़ी की शॉप थी, छोटी सी शॉप थी, जहां पर वो साड़ी बेचा करता था। और वो जिस मोहल्ले में रहता था ना, भी लोग वहां पर थे, वो कार्तिक को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि कार्तिक का नेचर बहुत अच्छा था। ये काफी मतलब लोगों का ख्याल रखता था, बिना किसी मतलब के लोगों की हेल्प किया करता था, और बहुत ही हंसमुख लड़का था। और कार्तिक की सबसे ज्यादा बनती थी उसके ही नेबर, यानी कि बाजू में ही घर था, रिंकी और उनके हस्बैंड पिंटू से। अब वो लोग काफी साल से उस मोहल्ले में रह रहे थे, हालांकि कार्तिक तो नया नया आया था, लेकिन इन लोगों की आपस में इतनी दोस्ती हो गई थी। इनफैक्ट कार्तिक तो रिंकी को अपनी बहन भी मानता था, और इनके बीच में भाई बहन वाला रिश्ता था, और सब कुछ एकदम घर जैसा ही था। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कार्तिक को इन लोगों के बारे में नहीं पता थी और इन लोगों को कार्तिक के बारे में नहीं पता था। तो सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, कार्तिक उस दिन दुकान में नहीं गया था। मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि कार्तिक एक रेंट के घर में रहता था और वो उस घर में अकेला ही था। तो खैर वो उस दिन दुकान पर नहीं गया, वो सो रहा था। दोपहर का वक्त था, तब उसके कानों में किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज आई, और वो आवाज काफी फेमिलियर लग रही थी, यानी कि सुनी हुई लग रही थी। तो कार्तिक जब बाहर निकल के देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रिंकी भाभी थी, जो फोन पर किसी से झगड़ा कर रही थी या कुछ कहा सुनी हो रही थी उसकी। तो ये थोड़ा हैरान हुआ, और फिर ये सोचा कि यार उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, मैं अगर बीच में इंटरप्ट करूंगा तो शायद वो नाराज ना हो जाए। एक तरफ बैठ के बस वो देखे जा रहा था, और रिंकी किसी से फोन पर लड़ झगड़ रही थी, और कभी कभी वो सामने वाले से मिन्नतें रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि नहीं 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 ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना। थोड़ा कार्तिक को सुनकर अजीब लगा। अब कार्तिक डायरेक्टली तो जाके रिंकी से पूछेगा नहीं कि क्या है, क्योंकि उम्र में वो लेडी उनसे बड़ी भी थी और उनकी बहुत इज्जत करता था। खैर अब जब उसका फोन रख के हुआ तो वो लेडी अपने घर पे चले गई। तो वो कार्तिक सोचा कि मैं पूछूं भाभी से या नहीं। उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन वो फाइनली हिम्मत करके गया कि दीदी क्या हुआ, आप फोन पर किसी से बहस कर रहे थे, और फिर बाद में मैंने देखा कि आप कुछ मिन्नतें और बहुत अजीब टोन में बात कर रहे थे जो मैंने आपको देखा नहीं था। तो अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ शेयर कर सकती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तुझे तो पता है कार्तिक के हमारी शादी को 12 साल हो गए, सारी कोशिश कर दी जो हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमको बच्चा नहीं हुआ। हम लोग ने सारे डॉक्टर्स के पास गए, दिल्ली गए, इंडिया में हर जगह गए, सब बोले वैसा किए, मंदिर तक चले गए, हर मन्नत मांग ली, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो मैं इसी कश्मकश में हमेशा लगी रहती थी। तो मैं एक दिन मार्केट में गई तो वहां पे मुझे मेरी पुरानी दोस्त मिली। तो मैंने उसको देखी कि वो प्रेग्नेंट थी, हालांकि 6 साल से वो भी कोशिश कर रही थी और वो भी कई ट्रीटमेंट कराई, सब कुछ की उसने, लेकिन उसको बच्चा ही नहीं रुक रहा था। लेकिन अब जब मैंने उसको मार्केट में देखी तो वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उससे पूछी कौन से डॉक्टर के पास चलेगी, ऐसा क्या हो गया जो मतलब तू प्रेग्नेंट हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, तू मुझे भी सजेस्ट कर दे, क्योंकि तुझे तो पता है कि मैं भी कई साल से परेशान हूँ।
तो उसने बोली कि तू किसी को बताएगी तो नहीं? तो मैं बोली कि हाँ मैं किसी को बताऊंगी नहीं। बोली कि वो जो चौक के पास वो जो बाबा बैठते हैं ना, मैं 3 महीने पहले उनके पास गई थी, मुझे किसी ने उनके बारे में बताया था, तो मैं वहां पर गई, तो उनके आशीर्वाद से मुझे ये बच्चा ठहर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर, तू मुझे भी लेके चल वहां पर। देख मैं तुझे लेके जाऊंगी, लेकिन तू ये बात किसी को बताएगी तो नहीं? हाँ मैं किसी को बताऊंगी नहीं। कब चलना है बोलना? तो एक काम कर, कल दोपहर को खाना खाकर तू मेरे घर पर आ जाना, और फिर हम लोग वहां से साथ में चले जाएंगे। तो बोली कि ठीक है। अब अगले दिन दोपहर को रिंकी ने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया। इनफैक्ट मतलब उसके घर पे कोई नहीं था, उसके सास ससुर थे और उसके हस्बैंड रहते थे। तो उसने किसी को भी नहीं बताया, और दोपहर को खाना खा के वो अपनी फ्रेंड के घर पे चले गए। अब फ्रेंड ने उसको लेकर वही कहीं चौक के पास कहीं पे एक घर था। बोले कि बाबा यहाँ पर रहते, मैं बाहर खड़े रहती, तू अंदर जा और तू उनको सारी चीजें बता, वो तेरी हेल्प कर देंगे। तो रिंकी बोली ठीक है। अब रिंकी उस घर में एंटर करी। वो बहुत ही बड़ा सा घर था, शायद एक मंजिला इमारत थी। और वो जब घर में एंटर करती तो पूरा अंधेरा। अब पहले कमरे में गई, फिर उसके बाद दूसरा कमरा आया, तो उसको थोड़ी बेचैनी भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, लेकिन मन में एक होप थी कि मेरी फ्रेंड के साथ सब कुछ अच्छा हो गया तो शायद मेरे साथ भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही उम्मीद लेकर वो उस बाबा के करीब जाके खड़े हो गए। वो बाबा अपनी साधना में ही लगा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। अब वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि तू यहाँ पर बच्चे के लिए आई है ना? तो ये सुनते ही रिंकी रोने लगी, बोली कि हाँ बाबा मैं बच्चे के लिए आई हूँ, मेरी दोस्त यहाँ पर आई थी, तो वो बोली कि आपके आशीर्वाद से उसको बच्चा रुक गया, तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा भी सब कुछ ठीक हो जाए। 3 महीने के अंदर तू प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन तुझे जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। हाँ आप जो बोलेगे वो मैं करूंगी, बस काम हो जाना चाहिए। अपने बाजू से उन्होंने एक कटोरी उठाया, उस कटोरी में कुछ काली मिट्टी या राख जैसा कुछ था। बोले कि घर पे लेके जा, सुबह सूरज उगने से पहले तुझे पूरे जिस्म पे लगाना है, और सूरज उगने से पहले ही तुझे नहा लेना है। और जब तू नहा लेगी तो जब तेरे बाल गीले रहेंगे तो उस टाइम पे तू कंघी करना, और जो तेरे बाल निकलेंगे कंघी में वो कल के कल मुझे शाम होने से पहले ला कर देना। उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि करना है क्या है। तो ये बहुत खुश हो गई, और वो तुरंत बोली कि बाबा जी बहुत शुक्रिया, मैं कल जरूर आपके पास आऊंगी। अब ये क्या करती है, वो काली मिट्टी या वो राख वो जो भी था वो अपने साथ लेकर अपने दोस्त के पास बोली कि बाबा ने ये राख दी, बोले कि ऐसे ऐसा करना और कल आकर मुझसे मिलना। तो उसकी फ्रेंड बोली कि हाँ तू ये सब कर, देख तेरे लिए भी सब कुछ अच्छा होगा। अब ये रिंकी क्या करती है, अपने घर पे जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने पूरे जिस्म में वो काली मिट्टी लगाती है, और फौरन नहाकर कंघी कर कर वो बालों का गुच्छा कुछ जमा हो जाता है वो लेकर छुपा लेती है, और अभी भी वो घर पे किसी को नहीं बताती है। अब वो शाम होने से पहले ही वो उस बाबा के यहाँ जाती है और बोलती कि बाबा ये मैंने बाल लेकर आ, कि जैसे आपने बोले थे मैंने वैसा सब कुछ कर दियो। अब बोलिए अभी क्या करना है, तुम एक काम करो यहाँ पर बैठो मैं आता हूँ। अब वो पता नहीं अंदर के कोई कमरे में जाता है, वहां से वो एक छोटी सी तकिया लेकर आता है, पिल्लो, बहुत ही छोटी साइज की होती है। बोलता ये लेके जाओ, और तुम जहाँ सोती हो उस तकिया के नीचे इस छोटी सी तकिया को रखना, और ध्यान रहे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके अलावा जब तुम सुबह उठती हो तो सुबह की पहली किरण इस तकिया पे लगनी चाहिए। 3 महीने तक तुम ये करोगी, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस काम के 25,000 रुपये लेता हूँ। ठीक है बाबा, मैं अभी जाकर फौरन पैसे लेके आती हूँ। अब जब ये घर पे गई तो इसके पास 25,000 तो नहीं थे, 10,000 रुपए थे। तो ये फौरन लाकर बाबा को 10,000 रुपए दे दी, बोली कि बाबा मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको 15,000 दे दूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये काम कर दिए। तो बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना, किसी को कुछ बताना नहीं। अब ये खुशी खुशी अपने घर पे चले गए। अभी डेली रात को क्या करती, जब ये सोती तो वो जो बाबा ने तकिया दिए थे वो अपने तकिया के नीचे रख के सो जाती, और सुबह उठकर फौरन छत पे जाकर सुबह की पहली किरण वो उस तकिए पे लगाती। 10-15 दिन उसने यही सारी चीजें की। अब ये इस दौरान अपने घर पे किसी को भी नहीं बता रही, अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही थी, बस ये चोरी छुपे ये सारी चीजें कर रही थी। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका हस्बैंड इसको देख रहा था ये सारी चीजें करते हुए। अब कुछ दिन बीते तो उसके हस्बैंड यानी पिंटू भाई ने पूछे कि मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम रात को अपने तकिए के नीचे कुछ रख के सो जाती हो और सुबह उठ के ही तुम छत की तरफ जाती हो, आखिर उसमें ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, क्या है क्या हो?
तो बोली कि नहीं नहीं मैं बता नहीं सकती, आप बस विश्वास करो मुझ पे, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। तो उसके हस्बैंड को थोड़ा शक हुआ या पता नहीं क्या उसने देख लिया था। बोला कि नहीं जो तुम छुपा रही हो मुझे बताओ। तो ये डर के बताए कि ये तकिया है। तब ये देखा तकिया तो बोला कि ये कौन दिया तुझे, ये क्या है क्या ये। तब इसने बताया कि मेरी फ्रेंड मुझे एक बाबा के पास लेके गई थी, वो चौक के पास जो 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 तांत्रिक बाबा बैठते ना वहां पर लेके गए थे। अभी सुनते इसका हस्बैंड गुस्सा हो गया, बोला कि तू पहले तो वहां पर क्यों गई थी, तुझे पता है वहां पर वो आघोरी वो जो बाबा लोग होते हैं ना वो सब गंदा जादू, वो सब काला जादू करते हैं, वो सब अच्छे लोग नहीं है, वो सब शैतानी चीजें करते। तू पागल हो गई, तू वहां पर गई थी, तू क्यों गई क्यों थी वहां पर। बोलती कि हम लोग को इतने साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोली कि वहां जाने से उनके आशीर्वाद से हमें बच्चा हो जाएगा। अरे तू पागल हो गई है क्या, अगर उनके आशीर्वाद से बच्चा भी होगा तो तुझे क्या लगता है कि वो बच्चा इंसानी बच्चा होगा, क्या उसमें कोई नेगेटिव चीजें नहीं होगी। तू तू क्या बेवकूफ हो गई है, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलती नहीं नहीं मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा, मैंने उस बाबा को बोली थी कि मैं तुम्हें 15,000 रुपये और दूंगी। अब पैसा सुन के और हैरान हो जाते कि 15,000 मतलब। तो फिर ये बताती कि उन्होंने मुझे 25,000 बोले थे, मैंने 10,000 रुपये ऑलरेडी दे चुकी हूँ और 15,000 बाकी है। बोले कि नहीं पैसे ऐसा देने की जरूरत नहीं है, और बता इसके अंदर है क्या। तो वो नहीं दे रही थी, तो उससे छीन कर उसके हस्बैंड ने उसको फाड़ा। अब वो जो तकिया फाड़ के देखता है तो उसके अंदर ना सांप की हड्डियां थी और कुछ अजीब सी चीज थी जो शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा एक प्लास्टिक की एक थैली थी, कुछ तो था उसके अंदर ना भेजा ब्रेन था। और वो जो भेजे का जो साइज इतना बड़ा था कि वो किसी जानवर को तो नहीं था, शायद वो किसी इंसान का था, और वो भेजा मूव कर रहा था, मतलब उसके अंदर जान थी, हिल रहा था वो देखते ही लोग हस्बैंड वाइफ एकदम हैरान के ये क्या है और क्या करना चाह रही थी। देख ये कुछ अजीब चीजें, देखो मैंने इसके लिए बोल रहा था कि वो सब शैतानी चीजें होती, तू वहां पे मत जा, एक काम कर इसको सबसे पहले कूड़े में फेंक और कभी भी दोबारा तू उस तांत्रिक के पास नहीं जाएगी। और ये भी सारी चीजें देख के एकदम डर गई, बोली कि हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। और उस दिन से वो वहां पर जाना बंद कर दी। और अब इस बात को तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए, और वो तांत्रिक या वो जो भी था वो रिंकी को फोन कर करके परेशान कर रहा था। और यही फोन पे जो लोग इंटरेक्शन हो रही थी वो कार्तिक ने सुन लिया था। अब कार्तिक ने बोला कि अच्छा भाभी ये बात है, तो वो पिंटू भाई ने बहुत सही किए। पहली बात तो इस तरीके की चीजों में आप नहीं पड़ो, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती भाभी। अच्छा हुआ कि आप वहां पर अब नहीं जा रही हो, मैं नहीं जाऊंगी, उसको 15,000 नहीं दोगी ना तो उसने मुझे बोला है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे मैं टॉर्चर करूंगा। मेरे पास तेरी कुछ चीजें हैं जिससे मैं तुझे परेशान करूंगा। भाभी पहले तो ये सारी चीजें होती नहीं है, अगर आपको ये परेशान करता तो आप या तो पिंटू भाई को बोलो या तो आप मुझे बोलो, मैं चलूंगा और उस तांत्रिक को ठीक कर दूंगा। उसने बोली कि ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, रिंकी के पेट में दर्द होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में हाथ डाल के उसकी अटड़ी और उसकी फसलियों को दबा रहा है। बहुत ही एकदम बेइंतहा पेन होता है उसको, वो पेन से तड़पती है। वो अपने हस्बैंड को भी बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी अतड़ी और मेरी फसली को दबा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो एसिडिटी होगा या इस तरीके की चीजें होगी, ये सब कुछ नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने तो ध्यान नहीं दिया। अब ये सारी चीजें उसको कंटिन्यूस 2 दिन तक होने लगी, और बीच बीच में उसके बाबा का फोन भी आ रहा है कि देखिए तेरे पेट में दर्द हो रहा ना, अभी तो तेरा पेट क्या मैं तेरी जान भी ले लूंगा। अभी और डर गई। अब इतना हस्बैंड को बताया तो उसका हस्बैंड विश्वास नहीं कर रहा और इस सब चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा था। तब उसने थक हार के कार्तिक को बता दी कि भाई देखो मुझे उसका कॉल भी आ रहा है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पेट को अंदर से दबा रहा हो। तब कार्तिक सुना के बोला कि अभी आप फिक्र मत करो, मैं कल जाऊंगा ना जब दुकान पे तो वहां से मैं उस तांत्रिक के पास जाऊंगा, उसको सीधा करके आता हूँ। उसने बोली कि देख भाई संभल के जाना, क्योंकि वो सही आदमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग को देखा मैं सीधा कर दूंगा। फिर अब अगले दिन कार्तिक अपने काम पे जाता है और पूरा दिन वो यही सोचता है कि कब शाम हो, कब मैं उस तांत्रिक के पास जाऊँ, कब मैं उसको सीधा करूँ। अब जैसे शाम हुई वो दुकान बंद करके उस तांत्रिक के पास चला गया। अभी जो तांत्रिक का जो घर था ना ये बहुत ही अजीब सा था, मतलब बाहर से एकदम पुरानी से कोई घर था। और अभी जब घर में एंटर किया तो उसका जो पहला कमरा था उसमें एक अजीब सा अंधेरा था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर टॉयलेट किए हुए। बहुत ही बेइंतहा स्मेल आ रही थी जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खैर अब वो और थोड़ा अंदर बढ़ा तो उसके पैर में ना कुछ गीला गीला, जैसे मिट्टी जो गीली गीली होती ना, बस उसको पैर में बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। जब वो देखा तो वाकई में नीचे ना मिट्टी पड़ी हुई थी जो एकदम सी चिपचिपा रही थी। वो थोड़ा और अंदर गया घर के तो क्या देखता है कि वहां पर कंकाल पड़े हुए, कुछ जानवरों के पंख पड़े हुए, किसी के नेल्स पड़े हुए और बहुत सारी चीजें थी जो शायद काला जादू में यूज होती है।
अभी सोचा कि यार रिंकी भाभी इतनी गंदी जगह पे कैसे आ सकती है। और वो थोड़ा और अंदर गया तो वो देखा कि वही तांत्रिक बैठा है और वो अपनी क्रिया जो भी थी वो कर रहा था। अभी गया, बोला कि तू ही वो तांत्रिक है जो भाभी को परेशान कर रहा है, औरतों के बच्चे पैदा करवाएगा, दो चमाट पड़ेगी तो सीधा हो जाएगा। और वो तांत्रिक को वहां पर मारने लगा। हालांकि उस टाइम पे तांत्रिक उसको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कार्तिक उस तांत्रिक को बहुत मारा और मारते मारते तांत्रिक के हाथ में भी मार लग गया और उसका खून भी बहने लगा। बोला कि तेरे को मैं अगर चाहूँ ना तो पुलिस वालों को यहाँ पर लेके आ सकता हूँ और तेरा जितना भी काम है इसको बंद करा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को लास्ट बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकल जा। वो तांत्रिक ने सुना लेकिन उसको कुछ नहीं बोला। अब कार्तिक किसी तरह से वहां से निकला और आया घर पे, बोला कि रिंकी भाभी मैंने उसको ठीक कर दिया, तुम एक काम करो अपना ये नंबर बदल दो ताकि वो आपको दोबारा से कॉल ना करे, और आप भी इस तरीके की चीजों में दोबारा पड़ना नहीं है, सब 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 बकवास चीजें होती है। बोले कि हाँ भाई मैं ये सारी चीजों में नहीं पढ़ूंगी। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया, ना रिंकी के साथ कुछ हुआ ना कार्तिक के साथ कुछ हुआ। तब एकदम सब नॉर्मल लग रहा था। अब अचानक चौथी रात को कार्तिक अपने कमरे में सो रहा था, तब सडनली किचन से पूरे बर्तन गिर गए। अभी जाके देखा तो ऐसा लगा कि कोई उसके किचन में आया था, क्योंकि उसने बाकायदा किसी के पैरों के निशान देखा और वो निशान एकदम जैसे मानो कि कोई मिट्टी की जगह से चल के आया हो, उसके पैरों में मिट्टी लगी हो, और उसके किचन में उसने फुटप्रिंट्स देखे और किसी ने पूरे बर्तन गिराया होता। और एक पल के लिए हैरान हो गया, उसने चिल्लाया कि कौन है कौन है कौन। लेकिन उसके घर में कोई नहीं था, लेकिन वो उसको लगा कि कोई तो आया। वो जाके जैसे ही लेटा है अपने बेड पर, तब उसकी कानों में आवाज है कि किसी ने वॉशरूम में जो पानी भर के जो बाल्टी रखा हुआ था किसी ने बाल्टी फेंक दिया। और तुरंत जाके जब वॉशरूम में देखा तो वहां पर भी कोई नहीं। अभी हैरान कि आखिर मेरे घर में है कौन जो इस तरीके की चीजें कर रहा है, और नजर कोई नहीं आ रहा मगर एक्टिविटीज हो रही है। और वो रात भर जागा रहा, लाइट ऑन रखा, लेकिन कोई उसको नजर नहीं आ रहा। अब सेम चीज अगली रात को भी हुई है, वही पैरों के निशान और वही कोई बर्तन फेंक रहा है या कोई उसके घर में भरा हुआ पानी के जितने भी बर्तन है वो फेंक दे रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। अब एकदम हैरान हो गया और साथ साथ अब इसको थोड़ी घबराहट भी होने लगी, क्योंकि एक अलग ही मनुष्यत उस टाइम पे वो अपने घर में महसूस करता था, जो कि उससे पहले उसको कभी वो सारी चीजें फील ही नहीं हो रही थी। अब उसको रातों को नींद नहीं आ रही है। अब वो रात में जागने लगा। जागते जागते उसको हफ्ता भर हो गया, उसकी तबीयत डाउन हो गई। तब जाके उसने रिंकी को बोला कि भाभी कुछ दिनों से ना मेरे घर में थोड़ा कुछ दिक्कतें हो रही है, रात को जब मैं सोता हूँ तो कोई बर्तन गिरा देता है या कोई पानी गिर जाता है, और जब मैं किचन में आके देखता हूँ तो किसी के पैरों के निशान होते हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता है। और उस टाइम पे ना अपने घर में ना बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है, एक अजीब से मनुष्य छा जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो रिंकी भाभी बोली कि इस सब के पीछे वो बाबा तो नहीं है ना, क्योंकि वो कोई नॉर्मल बाबा नहीं था। मुझे तो डर लग रहा कार्तिक कभी उसने ये सब तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं भाभी आप क्या ऐसा बोल रही है, सब कुछ नहीं होता, आप फिक्र मत करो, सब चीज नहीं होती है। अब ये बोलकर वो अपने घर पे चला गया। अब जब वो रात को सोया कोई बर्तन नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, तो ये सोचा कि चलो ये जो भी था ये इसका वहम था, ये सारी चीजें बस हो रही थी, वो खत्म हो गई। अब वो सो रहा है आराम से। आधी रात को उसको ऐसा लगा कि उसके पैरों पे कोई हाथ रखा या कुछ तो हलचल हो रही है। जब उसने आंख खोल के देखा तो उसके पैर के अंगूठे को कोई चबा रहा था। बहुत ही गंदा सा कोई आदमी था जो उसके अंगूठे को चबा रहा था। इसे जोर से चिल्लाया, फौरन वो गायब हो गया। और जब इसने अपने अंगूठे को देखा तो वो लाल हुआ था, जैसे कि मानो किसी ने उसके अंगूठे को पकड़ा हुआ था। ये बहुत डर गया और ये पूरी रात को अभी उठ के बैठ गया। अभी सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं, बहुत एकदम अजीब सी घबराहट हो गई। तब अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसके घर के जस्ट बाहर कोई खड़ा हुआ है, एक किसी की मौजूदगी का उसको एहसास हुआ। और जब वो खिड़की से झांक के देख रहा तो रोड पे कोई नहीं, पूरा सन्नाटा। लेकिन जब वो अंदर आ रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि इसके घर के जस्ट बाहर कोई खड़ा है और उसको झांक के देख रहा है। वो एक बेचैनी, वो घबराहट उसको फील हो रही है, लेकिन एक पल के लिए उसको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहा है, वो रियल में कुछ भी नहीं है, मगर वो घबराहट वो महसूस कर पा रहा था। अब अगले दिन वो सुबह रिंकी को बोला कि भाभी कल रात मेरी बहुत बुरी गई, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे अंगूठे को चबा रहा था और पूरी रात अपने घर के बाहर कोई खड़ा था जो मुझे ही देख रहा था। और उसकी भाभी बोली कि देख हो ना हो ये वो बाबा का ही काम है, तो एक काम कर मेरे साथ चल और उससे अपन माफी मांगते, तब जाके सब चीजें सही होगी। और मांगता तो मैं 15,000 भी दे देती हूँ, तू ये सब चीजों में मत पड़ भाई, देख ये बहुत खतरनाक चीजें होती है। तो बोला कि नहीं भाभी आप फिक्र मत करो, ये सब चीजें नहीं होती है। अब ऐसा बोल के वो फिर पूरा दिन चला गया। अब फिर रात को क्या हुआ, वो बैठा था, अचानक से उसकी आंखों के सामने एक एंटिटी आती है।
जो बहुत ज्यादा भयानक थी दिखने में। उसके माथे पे कुछ बना हुआ था, उसकी आंखें पूरी काली थी और बड़े बड़े दांत थे, जिसको देखकर एकदम अजीब सा मुस्कुरा रहा था। और बस वो इसी को देख रहा था। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा था, बस ये उसको ही देख रहा था और वो एंटिटी इसको देख रहा। और मानो कि उस टाइम पे इसकी जान हलक में आ गई थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। थोड़ी देर में वो इसकी आंखों के सामने गायब हो गया। जब ये उठ के देखता है तो उस जगह पे किसी के पैर के निशान थे, वही गीली मिट्टी के पैर के निशान थे। फौरन गया, भागा और रात को ही रिंकी घर पे दरवाजा ठोका, बोला कि भाभी अभी मैंने कुछ देखा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं आज की रात को अपने रूम में नहीं सोऊंगा, मुझे आपके रूम में बैठने दो। तो पिंटू भाई भी उठ गया और उसके घर वाले भी जाके बोले कि क्या हुआ। फिर वो सब कुछ चीजें बताया तो फिर घर वाले भी हैरान हो गए। अब अगले दिन लोग सोचे कि काम करते, वो तांत्रिक के पास जाते, उसको ढूंढते कि क्या आखिर चीजें है क्या। अभी लोग सब लोग मिलके उस तांत्रिक के पास अगले दिन गए। जाके देखते तो वहां पर ना तांत्रिक था ना कुछ भी नहीं, वो पूरा घर खाली था और आसपास के लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई तांत्रिक भी है। रिंकी भी हैरान और कार्तिक भी परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तो यहाँ बहुत तांत्रिक था, अब सडनली यहाँ से वो गायब कैसे हो गया। अब ये सोच के वो लोग घर पर आए और कार्तिक बोला कि भाभी अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, मैं अपने गांव वापस चले आता हूँ। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, मेरे से ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं गांव वापस आना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने बोली कि काम कर, अपने यहाँ पे जो भोले बाबा की मंदिर है तो यहाँ पर आ जा, अपन किसी पंडित जी को बताते, तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी अपने गांव में गया तो इसकी हालत पूरी बिगड़ गई थी। इसकी माँ देखते समझ गई कि इसके बेटे के साथ कुछ तो हुआ। अब वो फौरन उस मंदिर में उसको लेके गए और वहां पर जो पंडित जी थे, वह जो भी जानकार आदमी थे, जब उनको कार्तिक को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी ने मरण क्रिया किया है। ये जो सारी चीजें इसके साथ हो रही है ना, वो उसी वजह से हो रही है। तो अभी लोग बोले कि पंडित जी अभी सारी चीजें कैसे ठीक होगी। तो किसी मंदिर के बारे में बताया कि वहां पर जाना है और उस मंदिर के गेट में घुसना है, फिर वहां से जो भी उनका कुछ चीजें होती है, भोग चढ़ाना होता है, वो सब करना पड़ेगा, तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीजों में एक इंसान की जान भी चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला किस लेवल पे किया है। अभी फिलहाल तो इसको सिर्फ परेशान कर रहा है वो, और वो सब जो चीजें वो देख रहा है ना, असल में वो सब चीजें है नहीं, बस वो सिर्फ दिमाग से वो आघोरी इसके साथ खेल रहा है। अब उसको मंदिर में लेके जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो जो दिन थे वो दिवाली का टाइम था, तो ये लोग सोचे कि काम करते, 3 दिन ये दिवाली के निकल जाएंगे तो इसको मंदिर लेके जाके सारी चीजें कर लेंगे। अब दिवाली की रात थी। कार्तिक अपने दोस्त सुधांशु के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था। रात को बाहर से पटाखे जला रहे, सब कुछ आवाजें आ रही है। अब बस अपने दोस्त से बातें ही कर रहा था और ये सारी चीजें बता रहा था जो इसके साथ हुई थी। तभी लोग क्या देखते, खिड़की के बाहर एक मटका, कच्ची मिट्टी से बना हुआ मटका पूरा चल रहा था और उसके जस्ट घर के बाहर ही उड़ रहा था। कार्तिक ने भी देखा, उसके दोस्त ने भी देखा, बोले कि ये क्या है। लोग गौर से देखे तो कोई मटका जो जल रहा था, इसी लोग ने देखे वो मटका इनकी नजरों के सामने से गायब हो गया। और ये लोग फिर से बैठ के रूम में बात ही कर रहे थे। तब कार्तिक के माँ की आवाज आई, जैसे कि उसकी माँ उसको बाहर से पुकार रही है। तो कार्तिक बोला कि हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। सुधांशु बैठा हुआ था। कार्तिक फौरन गया, दरवाजा खोला। वो क्या देखता है, उसकी माँ नहीं थी बल्कि वही मटका था जो पूरा जल रहा था, वो हवा में उड़ रहा था। जैसे ही कार्तिक ने दरवाजा खोला, उसने उस मटके को देखा, मटका फौरन नीचे गिरा और उसी पल कार्तिक भी गिर गया। जब तक इसका दोस्त पहुंचता है, इसके घर वाले आते हैं, कार्तिक की मौत हो गई थी। ना ही उसको हार्ट अटैक आया था, ना ही कुछ हुआ था। मतलब वो एक ऐसी मौत थी जिसके बारे में आज तक उन लोग को पता नहीं चला। अब बहुत सारे लोग का ये कहना है कि वो जो मटका था उसके ऊपर कुछ क्रिया की गई थी, उस वजह से कार्तिक की वहां पर मौत हुई। मतलब कार्तिक के ऊपर उस बाबा ने मरण क्रिया किया हुआ था। पहले उसने उसको बहुत टॉर्चर किया, फिर उसके दिमाग के साथ वो खेला। मतलब वो एंटिटी उसके घर में उस टाइम पे नहीं थी। कार्तिक सिर्फ हेलोसिनेट कर रहा था, वहां पर वो सारी चीजें मौजूद है, लेकिन रियल में वहां पर कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फाइनली उस तांत्रिक ने उसको जान से मार दिया उस मरण क्रिया के थ्रू। अब आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब ये किस्सा मेरे पास आया तो मैं हैरान हो गया था। ये मतलब उन किस्सों में से एक है जो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े कर दिया था। अब आपको क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पर आइए, हमें शेयर कीजिए अपना किस्सा और हमें फॉलो भी कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।